हेलो जी। तो आज की पहली वीडियो में हम बात कर लेते हैं इंडोस्टार कैपिटल के बारे में। जैसे कि हम अभी सारे के सारे फाइनेंशियल लेंडिंग स्पेस वाली कंपनियां कवर कर रहे हैं और ऑलरेडी Q1 में हम 80 से ज्यादा फाइनेंशियल कंपनी कवर कर चुके हैं। और अगर ओवरऑल में बात करूं तो 125 प्लस कंपनी हम Q1 में कवर कर चुके हैं। तो देख लेते हैं, चलो लेंडिंग वाला पोर्शन खत्म करते हैं और इंडोस्टार से इसकी इसकी शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं इंडोस्टार से। अब देखो, समझना हमें थोड़ा सा ये पड़ेगा कि हमने बहुत सारी कंपनी फाइनेंशियल कंपनी पढ़ ली, बट अगर आप एनबीएफसी कंपनी के बारे में देखोगे और ये छोटे छोटे मार्केट कैप की एनबीएफसी के बारे में देखोगे ना, तो 50-60% के साथ यही काम हो रहा है कि इन्होंने पुराना पाप कर रखा था। पुराने में बहुत सारा कॉर्पोरेट लेंडिंग कर रखी थी, कॉर्पोरेट लोन्स दे रखे थे और उस पे एसेट क्वालिटी की ऐसी तैसी हो गई थी। वहां पर ग्रॉस एनपीए नंबर आने लग गए थे और बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे कि अपनी अपनी जो कॉर्पोरेट बुक है उसको वाइंड डाउन करके उसको एआरसी वीआरसी को बेच के अपना सारा पड़ला उसे छुड़ा के एक नई फ्रेश बुक स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो रिटेल लैंडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर वो कॉर्पोरेट में घुसना नहीं चाहते। सेम टू सेम केस इंडोस्टार कैपिटल के साथ भी है। इनका 2018 2019 के आसपास बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट बुक था। इनका करीबन 74-75% जो एचबीएम था वो आता ही कॉर्पोरेट लैंडिंग से था। और उसमें फिर बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई इनकी इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई, ग्रॉस एनपी नंबर खराब होने लग गए, नेट एनपी नंबर खराब होने लग गए। तो इन्होंने धीरे धीरे उसको वाइंड डाउन किया और जो भी बचा कुचा माल था उसको उसको एआरसी कंपनी को बेच दिया। अब एआरसी कंपनी क्या होती है? एआरसी कंपनी होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है? वो आपसे आपका खराब लोन ले लेती है। जो आपने सपोज आप एक कंपनी हो जो लेंडिंग करता है, तो लेंडिंग करता है तो आपके पास ऐसे बहुत सारे बैड लोन्स होंगे ही होंगे। तो आप क्या करते हो, अपनी अपनी बुक में से उसको हटा देते हो। अब सपोज आपके पास 100 करोड़ का एक बैड लोन का बुक पड़ा है, तो आप 100 करोड़ उठा के उस कंपनी को 100 करोड़ की बुक उठा के उस कंपनी को देते हो कि भाई अब कलेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब तुम मारो पीटो, घर जाओ मत जाओ, जो भी करना है तुम्हारी सारी जिम्मेदारी है। मेरे को इसके बदले तुम एक एक छोटा सा पोर्शन दे दो कि ये 100 करोड़ की बुक है, तो 100 करोड़ की बुक के बदले मैंने 25 करोड़ में ये वाली बुक एक एक एआरसी कंपनी को बेच दी। और फिर एआरसी कंपनी उसका जो भी करे, वो उसकी गाड़ी उठा ले, अगर गाड़ी का लोन है, मतलब जो भी कर रहा है वो एआरसी की जिम्मेदारी हो गई। और उसके बदले बैंक को एक छोटा सा पैसा मिल गया कि भाई चलो, हमने इस वाले लोन से इतना ही रिकवरी किया, बाकी जो लोन खराब हो गया उसकी उसकी माथाफोड़ी छोड़े। हमें 100 करोड़ का लोन था, 25 करोड़ रुपए मिल गए और हमें कोई माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ी। तो ये होती है एआरसी। तो इन्होंने अपना काफी सारा लोन एआरसी को बेच दिया था। अगर हम इनके मार्केट कैप की बात करें तो 3,800 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अब हम बात कर लेते हैं एयूएम ग्रोथ की। देखो, इसमें उतनी पेस पे एयूएम ग्रोथ नहीं आया है जितनी पेस पे हम बाकी सारी एनबीएफसी कंपनी देख रहे हैं। बट इसको समझना पड़ेगा ये क्यों हुआ है, क्योंकि अब ये इन्होंने ट्रांजिशन किया है ना कि ये इन्होंने अपना एआरसी को सारा का सारे चीजें बेचे हैं और उसके बाद कंजर्वेटिव लेंडिंग कर रहे हैं रिटेल में भी। अब इनका मेजोरिटी पोर्शन रिटेल है। अब वो कॉर्पोरेट वाला भी जो पुराना पाप किया हुआ था वही पड़ा है, कुछ 3-4% के आसपास। कोई नए कॉर्पोरेट में घुस नहीं रहे। और अगर मैं बात करूं, उसमें भी कंजर्वेटिव लेंडिंग कर रहे हैं, ध्यान से लेंडिंग कर रहे हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एसेट क्वालिटी खराब ना हो। तो इसकी इसकी वजह से थोड़ा सा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लगा मेरे को। अगर हम एयूएम की बात करें तो एयूएम बढ़ा इनका 19% ऑन अ वाई लेवल एंड डिस्बर्समेंट वर अप 46% ऑन अ वाई लेवल। तो एयूएम ग्रोथ 19%, ठीक है, बट देखो, बुरा नहीं है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना हमने बाकी कंपनी के साथ देखा। हमने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी है जो आज की डेट में 30-35-40% के आसपास से ग्रो कर रही है। और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखी है जो और भी ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है। खैर, ये तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है। अगर हम बात करें व्हीकल फाइनेंस की, तो भी जो एकदम एकदम टॉप क्रीम टियर की जो हमारे व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी है, तो वो हो गया हमारा चोलामंडलम और श्रीराम। चोला और श्रीराम दोनों ही इसी रेट के आसपास से ग्रो कर रहा है। चोला थोड़ा ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है और श्रीराम ग्रो कर रहा है करीबन 18-19% के आसपास। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में बात करें तो वो भी 18 से 21 के बीच में ही ग्रो कर रहा है। तो सब लोग इसी पेस पे ग्रो कर रहे हैं। तो एनबीएफसी के अगर कैटेगरी में डालेंगे तो हमें पेस ऑफ ग्रोथ कम देखने को मिलेगा। बट अगर हम व्हीकल फाइनेंसिंग एनबीएफसी में डालेंगे तो पेस ऑफ ग्रोथ अच्छा है। कोई कोई कंप्लेन नहीं कर सकता हम इस पेस ऑफ ग्रोथ पे। अगर हम डिस्बर्समेंट की भी बात करें तो डिस्बर्समेंट वर अप 46% ऑन वाई, ये भी बहुत बढ़िया बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे नंबर जरूर डाउन था, बट वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि Q1 जनरली स्लगिश क्वार्टर रहता है फाइनेंशियल के लिए। तो अगर स्लगिश क्वार्टर है तो आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा डिस्बर्समेंट कम किया, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात हमें है नहीं। अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट वॉज डाउन 36% ऑन अ वाई लेवल। इसके बारे में हम आखिर में चर्चा करेंगे कि ये क्यों हुआ।
अगर हम देखें तो अब ये सारा का सारा रिटेल लेंडिंग कर रहे हैं और रिटेल में भी ज्यादा इनका पोर्शन है व्हीकल लेंडिंग, कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग की तरफ। अगर मैं इनके लोन बुक सेगमेंटेशन की बात करूं तो अब 96% है रिटेल लेंडिंग और 4% है कॉर्पोरेट लेंडिंग। ये भी कोई कोई ज्यादा नया कॉर्पोरेट लेंडिंग नहीं है, जो पुराना पड़ा था वही है। अभी कुछ नया लेंडिंग करने की ये लोग कॉर्पोरेट्स में देख ही नहीं रहे, देखने की कोशिश नहीं कर रहे। अब अगर मैं और इसको एकदम फ्रैगमेंट करके हम देखना चाहें तो हमें पता चलेगा 66% तो है कमर्शियल व्हीकल। जो एयूएम आ रहा है उसका 66% तो आ रहा है कमर्शियल व्हीकल से, 25% आता है होम फाइनेंस से, 5% आता है एसएमई से और 4% आता है कॉर्पोरेट से। तो एसएमई और कॉर्पोरेट के बारे में बात करने की तो जरूरत ही नहीं है, कुछ कुल मिला के 9% के आसपास का इनका इनका टोटल वेटेज है। तो इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। हम बात कर लेते हैं होम फाइनेंस और कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग के बारे में, और यही मेजोरिटी पोर्शन है तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें भी थोड़ी सी ज्यादा बात कर लेंगे इनके कमर्शियल व्हीकल वाले में, क्योंकि मेनली तो ये कमर्शियल व्हीकल ही कर रहे हैं, 66% तो वहीं से आ रहा है। अगर मैं बात करूं व्हीकल फाइनेंसिंग में, तो व्हीकल फाइनेंसिंग में डिस्बर्समेंट वाज अप 72% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन बाय जस्ट 6.25% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। ये बहुत अच्छा नंबर है। आपका जो मेन पोर्शन है व्हीकल फाइनेंसिंग वाला, अगर वही बढ़ रहा है 72% से डिस्बर्समेंट वाई लेवल पे, तो अच्छा ग्रोथ रेट है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आपने थोड़ा सा कम किया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 6% के आसपास की तो कम किया, तो आपका Q1 की वजह से उसको भी हम नजरअंदाज कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर बात करें कि इनका इनका नए नए कमर्शियल व्हीकल में ये लोग लैंडिंग नहीं कर रहे हैं। अब देखो ऐसा नहीं कि चाहते नहीं है नए कमर्शियल व्हीकल में लैंडिंग करना, बट वहां पर डिमांड ही नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी जो ट्रक वर्क बनाती है, आप अशोक लेलैंड का रिजल्ट देखो, वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं आ रहा। जब कोविड वाला पीरियड खत्म हुआ था उसके बाद से कमर्शियल व्हीकल में बहुत बड़ा बूम देखने को मिला था, बट उसके बाद FY23 के बेस के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा। अब एक चीज हमें समझना पड़ेगा ये हो क्यों रहा है। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ये BS6 नॉर्म्स आ गए, तो जैसे BS6 व्हीकल आए तो ट्रक्स की प्राइसेस बढ़ गए बाय 20, 25, 30% के आसपास से। जब 30% ट्रक महंगा हो गया तो जो पुराने BS4 वाले ट्रक्स थे ना, उनकी ज्यादा डिमांड आ गई। अब क्या होता है, एक एक ट्रक की लॉन्जेविटी बहुत होती है। कोई ट्रक ऐसा नहीं होता कि 3, 4 साल 5 साल में खराब हो जाएगा। वो 15 साल 20 साल 20 साल भी चलते हैं ट्रक, तो ट्रक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और ये जो नए ट्रक्स थे जो जिनकी प्राइस 20, 25, 30% ज्यादा थी, इसमें कोई प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट नहीं हो रहा था। मतलब अगर कोई 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 बंदा अगर ट्रक खरीदना चाहे और वो कहे कि मैं नया लूं या पुराना लूं, तो नए वाले में उसको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा था कि इससे मेरे मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़ेगा या मैं मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कि जिसकी वजह से जो जो काम मैं 10 घंटे में कर रहा था वो मैं 8 ही घंटे में कर पाऊंगा, या मेरे को उसके ऊपर ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं था इन नए वाले ट्रक्स में, सिर्फ प्राइस इंक्रीज था। इसकी वजह से जो पुराने BS4 BS3 4 5 वाले व्हीकल्स थे, उनकी डिमांड में हमें ग्रोथ देखने को मिल गई। तो यूज ट्रक का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और यही चीज हमें बताया चोला वाले ने भी। तो चोला इज द इंडस्ट्री लीडर। तो इंडस्ट्री लीडर अगर कोई चीज कह रहा है और अगर उसके नीचे वाले प्लेयर भी सेम ही चीज कह रहे हैं, तो इससे आपको पुष्टि मिलती है कि भाई जो नीचे वाला प्लेयर है ना, वो भी काम तो ठीक ही कर रहा है, उसका डायरेक्शन तो ठीक ही है। और यहाँ पर मैनेजमेंट ने भी वही बताया कि हम यूज्ड वाले में ज्यादा लैंडिंग कर रहे हैं। इन्होंने नंबर भी बताया कि जो अब हमने नया डिस्बर्समेंट किया है ना, इसमें से 98% डिस्बर्समेंट गया है पुराने ट्रक्स की तरफ। तो सिर्फ 2% डिस्बर्समेंट ऐसा है जो नए ट्रक्स की तरफ गया है, क्योंकि नए ट्रक्स में वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं आ रहा, डिमांड ही नहीं है। आपके सारी की सारी डिमांड है पुराने ट्रक्स में। अगर हम फाइनली, अच्छा एक और चीज मैनेजमेंट ने बताई कि हम बड़े बड़े फ्लीट ऑपरेटर्स को लोन देने की चेष्टा नहीं करते। अगर हम बात करें फ्लीट ऑपरेटर क्या हो गए कि भाई उस आदमी के अंडर 25 ट्रक है, 50 ट्रक है, 100 ट्रक है, तो 100 ट्रक को बैठ के मैनेज कर रहे हैं, तो उस आदमी को ये लोग लोन देने की कोशिश नहीं करते। ये लोग इंडिविजुअल ट्रक ओनर को लोन देने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं इससे 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 थोड़ी सी हमारी एसेट क्वालिटी बनी रहती है। वो आदमी जिसके पास सिर्फ एक ही ट्रक है, वो डिफॉल्ट उसके चांसेस ऑफ डिफॉल्टिंग इज लेस देन द पर्सन हु हैज अ बिगर फ्लीट ऑफ ट्रक्स। तो ये भी कहानी हो गई। और अगर हम बात करें इनकी एसेट क्वालिटी की, तो इनकी एसेट क्वालिटी सुधरती ही जा रही है। अब देखो एक तो क्या है, अगर आप ARC को अपने लोन्स वोन्स बेचोगे तो आपकी एसेट क्वालिटी सुधरेगी ना, क्योंकि उठा के आपने राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब आपने उठा के जो आपका खराब वाला लोन था वो उठा के अपनी बैलेंस शीट से उठा के बाहर फेंक दिया, तो आपको एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो नया बुक बना रहे हैं कमर्शियल व्हीकल का और ये होम फाइनेंस का, इसमें इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसका ग्रॉस NPA नेट NPA नंबर ऊपर नहीं जाने चाहिए।
तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जो इनका व्हीकल वाला है, व्हीकल वाले में भी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर इंप्रूव किया और स्टेबल रहा क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे, और होम फाइनेंस में भी स्टेबल रहा, वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम एक बार पूरी कंपनी का देख लेते हैं, ग्रॉस एनपीए नंबर और नेट एनपीए नंबर किस तरफ है। पूरी कंपनी में भी कहानी यही है कि वाई वाई लेवल पे तो हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, और क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे फ्लैट है, एक आधे बेसिस पॉइंट से ऊपर गया होगा, तो उससे हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। Gross NPA number improved from 6.6% to 4.2% on a YY level, and net NPA number improved from 3.1% to 2.1% on a YY level. तो ठीक है, ग्रॉस एनपीए भी अब अच्छे अच्छे लेवल्स पे आते जा रहे हैं, बट इसमें हमें ये देखना पड़ेगा, इन्होंने पहले पुराना लोन एआरसी को बेचने के बाद उसके बाद ये नंबर लेके आए। अब हमें ट्रैक करना है कि इनके जो नया लोन दे रहे हैं, ये जो कमर्शियल व्हीकल लैंडिंग कर रहे हैं, इसमें इसमें आपका ज्यादा नेट एनपीए ना आ जाए। तो इनका ट्रेंड ठीक है, और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर भी पकड़ें तो श्रीराम जैसी कंपनी से थोड़ा सा बेहतर आ रहा है। श्रीराम का जहां तक मेरे को याद आ रहा है, कुछ नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए करीबन 5.5 5.6 के आसपास का था, या 6% के आसपास का था, ऐसा कुछ ग्रॉस एनपीए नंबर था। अगर इनके प्रेजेंस की बात करें तो ये 23 स्टेट्स में प्रेजेंस है, और इन्होंने इस बार 26 नई ब्रांचेस ऐड करी, और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस पहुंच गई 541। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली बात यह है कि ये जो 23 स्टेट्स की लोग बात करते हैं ना, तो सारा का सारा 23 स्टेट्स में व्हीकल फाइनेंसिंग तो है, बट सबके सब में होम फाइनेंसिंग नहीं है। होम फाइनेंसिंग अभी भी लिमिटेड है, होम फाइनेंसिंग 7-8 स्टेट्स में ही है, और ये नए नए स्टेट में एंटर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नए नए स्टेट में आप एंटर करोगे, वैसे वैसे आपका होम फाइनेंसिंग का बुक और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, वहां पर और ज्यादा ग्रोथ आती जाएगी। और ये जो होम फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट लेके क्यों आना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो, होम फाइनेंसिंग इज जनरली सेक्युलर। अब जैसे कमर्शियल व्हीकल में क्या हुआ, कमर्शियल व्हीकल में अभी थोड़ा सा जो नए वाले थे उसमें प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि भाव बढ़ गए, इसकी वजह से नए वालों की डिमांड कम हो गई, इसकी वजह से वहां पर हमें फाइनेंसिंग का रिक्वायरमेंट कम हो गया। बट होम लोन ऐसा है कि होम लोन चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, और वो एक लंबे टेन्योर का लोन होता है, वो 10 साल 12 साल 15 साल का लोन होता है। कमर्शियल व्हीकल लोन 3 साल 4 साल का लोन होता है, वो इतना लंबा होता नहीं है। तो इसी वजह से ये अपना होम लोन वाले पोर्शन को भी आगे चल के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फाइनली हम नंबर पे आ जाएं, तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा 29% ऑन अ वाई लेवल, एंड डाउन बाय 33% ऑन अ क्वार्टर लेवल। और जो टोटल इनकम था वो बढ़ा 32% ऑन अ वाई लेवल, एंड डाउन बाय 32% ऑन अ क्वार्टर लेवल। Operating profit was up 77% on a YY level and down by 64% on a quarter level. And PAT was down 36% on a YY level and 30% down on a quarter level. तो इतनी अच्छी कहानी करने के बाद इतने खराब नंबर कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि पैट गिरा इनका 36% और 30% के, डिस्पाइट डिस्पाइट अगर मैं चलो क्वार्टर लेवल पे तो छोड़ देते हैं हम, क्वार्टर लेवल पे भाई इन्होंने क्या थोड़ा सा Q1 स्लगिश रहता है, तो एक बार क्वार्टर नंबर छोड़ो, वाई वाई लेवल पे क्यों क्यों पैट गिर गया, वाई वाई लेवल पे पैट वॉज डाउन 36%। अब देखो, इसकी इसकी कहानी समझते हैं। इन्होंने 36 करोड़ रुपीस के आसपास का, 36 या 32 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन राइट ऑफ किया। जब आप लोन राइट ऑफ कर रहे हो तो आपको उसका एक्सपेंस तो लेना पड़ा ना। तो उस वजह से हमें हमें ये जो ये पार्ट वाला नंबर है डाउन दिखता है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था कि पिछले साल जो इनको प्रोविजन करना पड़ा था, तो पिछली बार इन्होंने प्रोविजन किया था -21 रुपीस का, क्योंकि एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है, इसलिए इनका प्रोविजन नेगेटिव में। प्रोविजन नेगेटिव में होने का मतलब है कि आपने जो पुराना प्रोविजन कर रखा है उससे भी पैसा निकाल लिया, मतलब आपको आगे चल के एसेट क्वालिटी अपनी सुधरती हुई दिख रही है, एसेट क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है। तो पिछले साल इन्होंने Q1 में 21 करोड़ रुपीस हटा लिए थे प्रोविजन में से। इस साल इन्होंने सिर्फ 9 करोड़ रुपीस ही हटाए, तो करीबन करीबन 12 करोड़ रुपए का फर्क वहां आ गया, और कुछ राइट ऑफ वाला फर्क आ गया। तो इस वजह से हमें देखने को मिला कि वाई वाई लेवल पे भी पार्ट डाउन था, बट एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी हमें इस कंपनी को इस नजरिए से ट्रैक करना है कि अब ये वापस अपना लोन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इतना छोटा कंपनी है, तो पेस ऑफ ग्रोथ शुड ऑब्वियसली गो अप, और अभी भी इनका कोई आरओए नंबर कोई बहुत अच्छे लेवल पे है नहीं। आरओए तो इनका सब 1% है। तो अगर हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, सारी चीजें ठीक होती हैं, तब हमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है। करंट स्टेट पे तो अभी हमें सिर्फ इसको ट्रैक ही करते रहना है। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। ये थी कहानी इंडोस्टार कैपिटल की, एक और एनबीएफसी कर ली हमने। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।